जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन है ना, एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके लिए मॉडल सेट लेकर आ गया हूं। ठीक है, जो ऑफिशियल मॉडल सेट नेट पे आया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन के साथ एकदम अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग 70 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन का मतलब टोटल जो 70 क्वेश्चन है, 70 हैं, उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे तो आपको 70 में से 35 ही बनाना है, लेकिन हम आपको 70 का ही 70 ही टोटल बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, प्लास्टिक। अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, 2 होती है। कितने होते हैं भाई, 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। तो 14 होता है। कितना होता है भाई, 14 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है दोस्तों, तो 14 बताना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। घनत्व की कमी की बात करेगा तो उसका आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष में जो होता है घनत्व में कमी आता है। ठीक है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर से। कौन सी से व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति लीटर से, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया है कि यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल कहा गया है। तो इसके लिए बताया गया है। तो ग्लूकोज का अगर निकालते हैं तो उसमें अनुभार कितना निकलेगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम घोल की संख्या प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा भाई, 1000 दिया है ना, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम गुने 18 और बटा 180 हो जाएगा ना, किसका, ग्लूकोज का निकालिएगा तो। और यहाँ पे 1000 हो जाएगा ग्राम। ठीक है ना, 1 किलो में 1000 ग्राम। विलायक की बात करें तो 1000 1 केजी के हिसाब से चलता है, तो 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 1000 से 1000 क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे 18 दहाँ के 180 होता है, तो नीचे कितना आ गया, 10 आ गया, यानी 1/10। अगर 1/10 को अगर हम भाग करें तो 1/10 को भाग करने पर क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1। तो यही 0.1 मोलर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा दे रहा है, सी दे रहा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहा गया, किसी तनु घोल का अनुशंख गुणधर्म निर्भर करता है। तो तनु घोल के अनुशंख गुणधर्म की बात करें तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र बताया गया है, P बराबर RTC कहिए, चाहे इसको आप पाई बराबर CRT कह सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये जो C है ना, C को इसको अगर हम बटा में ले लें तो पाई/C बराबर क्या हो गया, RT। तो कौन सा उत्तर दे रहा है, देखिए यहाँ पे पाई/C RT। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। तो इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फैराडे। कितना होगा भाई, 1 फैराडे होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फैराडे के विद्युत विच्छेदन में प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। तो M बराबर होता है ZCT। M बराबर क्या होता है, ZCT। ऑप्शन नंबर बी यही इसका आंसर हो जाएगा। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करेगा यही समीकरण, M बराबर ZCT। अगला सवाल देखते हैं, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका परिवर्तन क्या होगा, तो मोलर चालकता बढ़ती है। सांद्रता घटेगा
तो मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड संचायक। लेड संचायक जो है आपका प्राथमिक सेल नहीं है। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो दाब, ताप, सांद्रण, ये सब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये सभी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई शून्य कोटि की बोला है तो इसका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर यही बोल देता प्रथम कोटि के तो समय इनवर्स होता, तो यहाँ पे शून्य कोटि की बात किया है तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं कि यदि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो 50% पूरा होने में समय क्या हो जाएगा? तो इसका आधा हो जाता है, यानी कि 16 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 16 मिनट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया का वेग दिया गया है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कोटि कितना होगा। तो सिंपल है, इसका पावर देखिए, एक ही घात के पावर कितना है? 1 है, 2 है, और इसका घात के पावर कितना है? 1 है। तो यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? बी, यानी कि यहाँ पे कोटि कितना होगा? 3 हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण के लिए ऊष्मा होती है तो क्या होगा भाई? तो 20 से 40 kg किलो जूल मोल इन्वर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 20 से 40 किलो जूल मोल इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल कहा जा रहा है 18 नंबर कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह कहलाता है। पृष्ठ तनाव कम कर देगा उसको कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रिय कारक। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल के कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? कोलाइडी जल विलयन का निर्माण कौन करता है भाई? तो स्टार्च करता है। कौन करता है? स्टार्च। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? तो साबुन। साबुन क्या होता है भाई? पायसी कारक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कालामाइन किस धातु का अयस्क है भाई? तो जिंक का होता है, याद रखिएगा। कैलेमाइन किसका है? तो जिंक का है। मांड प्रक्रम द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निकेल हो जाएगा। मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो निकेल का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अकारक होता है? तो एल्यूमिनियम होता है। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो कौन प्राप्त होता है भाई? तो कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, यानी कि आपका CaSiO3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस की बात कर रहा है तो हीलियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl। कौन होता है भाई? HCl। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, जिसमें NFO ये अगर 3 महोदय दिखाई दें तो वो आपका हाइड्रोजन बंध बना देगा। अगर ये तीनों N और नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन अगर ये तीनों के तीनों अगर कहीं नहीं दिखाई दे तो वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। यानी देखिए इसमें देखिए HCl में देखिए ना N है, ना F है, ना O है, इसलिए हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। और सब में है तो और सब बना सकता है। इसमें देखिए ये बना देगा क्योंकि इसमें देख रहे हैं F है, इसमें O है और इसमें आपका N है, तो ये सब तीनों बनाएंगे, लेकिन ये आपका नहीं बनाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा C। ऑक्सीजन और ओजोन है तो क्या है भाई? तो ये अपरूप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक है? तो द्विभाषमिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पे
इसको हम स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। इसका 5 होता है ना फास्फोरस का, तो यहाँ पे एक OH लग गया, यहाँ पे एक OH लग गया, ठीक है। वो कितना था, 3 था ना, 3 था। तो यहाँ पे एक सिंगल H बच रहा है ना, यहाँ पे तो भास्मिक नहीं बन रहा है, यानी कि दो जगह भस्म बन रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, द्विभास्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत किसमें होता है, तो डी ब्लॉक में होता है। किसमें होता है, डी ब्लॉक में, यानी 21 से लेकर कहाँ तक होता है, 30 तक। 21 से 30 तक देखिएगा, है ना। तो वहाँ पे ये सब जो होते हैं आपका संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व के युग्म है। तो कौन संक्रमण तत्व के युग्म है जी, तो देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए, ये जो है कॉपर और फेरस, ये जो है 21 और 30 के बीच में आता है, ठीक है। ये कॉपर जो होता है 29 होता है, और ये फेरस जो होता है लोहा 26 होता है, ठीक है। तो ये 26 होता है, तो ये 29 और 26 जो होता है 21 और 30 के बीच में है ना, तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका संक्रमण तत्व के युग्म है, उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहे हैं, तो आर्गन 18 होता है ना, फिर 18 5 23 1 24 हो गया ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। डी में चूंकि 1 से लेकर कहाँ तक ले, 10 तक ले रखा जाता है ना, तो अधिकतम होता है ना इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन और 3D5S4S1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किन तत्वों को 4F कक्षकों के इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में से भरता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंथेनाइड। क्या हो जाएगा भाई, लैंथेनाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें फेरस का ऑक्सीकरण संख्या, लोहा का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो Cn का कितना होता है, -1 होता है ना, तो अगर हम निकालें, अगर फेरस को ऐसे ही रह दें प्लस, और यहाँ पे इसका Cn का कितना होता है, -1 होता है ना, और यहाँ पे इसका कितना दिया है, 6 दिया है, और ऊपर कितना दिया है, -3 दिया है ना, -3। अब इसको निकालें अगर, तो फेरस का निकालना है, तो इधर -6 आएगा, बराबर में -3। तो अगर हम इसको फेरस का निकालें तो -3 आई, माइनस उधर गया तो +6 हो गया। तो यहाँ पे सोल्व करके कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा भाई, 3, यानी +3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका प्रसंकरण पूछा गया है, ठीक है। तो कितना बार हम बता चुके हैं आपको, क्या हो जाएगा इसका, DsP2। क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। तो इसमें आपका कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या रहता है, कोबाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चतुष्फलकीय नहीं है, बहुत बार हम बता चुके हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। जब आदमी बेहोश हो जाता है तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है। तो इसका हो जाएगा उत्तर CCl3CHO। अगला सवाल देखिए, जब CH3OH CH3MgX के से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है, तो मेथेन बनता है, ठीक है। यहाँ पे X के स्थान पे आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, क्लोरीन, ये सब ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, 4 गो हाइड्रोजन की बात कर रहा है। और इन दोनों को जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा यौगिक बनेगा, मेथेन बनता है, ठीक है। सामान्य सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, तो कौन सजातीय सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, CnCH2n+2O, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं,
एथेनॉल का समवायी निम्नलिखित में कौन है? एथेनॉल का समवायी निम्नलिखित में कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? तो ल्यूकास अभिकर्मक कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ZnCl2 प्लस एवं सांद्र HCl। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रेक्टिफाइड स्प्रिट में रहता है तो कितना होता है भाई? तो 95.5% एल्कोहल रहता है। ठीक है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का समान सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CnH2nO। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, आइसोप्रिल एल्कोहल के ऑक्सीजन निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एसीटोन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, कैल्शियम, अगला सवाल देखिए क्या बताया गया है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनाता है? क्या बनाता है दोस्तों? एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? एथेनॉल। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, C6H5MgBr निम्न के साथ क्रियाशीलता सही क्रम। तो सही क्रम की बात किया जाए तो पहले कौन सा बनाएगा? ये 2 नंबर, और फिर बनाएगा 3 नंबर, और फिर बनाएगा 1 नंबर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समवायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्टर। क्या हो जाएगा? ईस्टर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राइमरी एमीन क्रियाशील मूलक। प्राइमरी एमीन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो प्राइमरी एमीन की बात करता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और टर्सरी और प्राइमरी की बात करेगा तो ये, सेकेंडरी की बात करता है तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा, और टर्शियरी की बात करता है तो इसे रहता है, ये टर्शियरी को दर्शाता है, ये सेकेंडरी को दर्शाता है, ये प्राइमरी को दर्शाता है। तो इसमें पूछा गया है प्राइमरी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। अगला सवाल देखते हैं कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? क्या बनता है दोस्तों? तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। एसीटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है? क्या बनता है? मेथिलेमिन बनता है। क्या बनता है? मेथिलेमिन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है? एल्काइलेशन संभव की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कालाइजेशन संभव है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्फर्म हम बताए हैं, ये एकदम करेक्ट है। आप नहीं विश्वास है तो आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, सर्वाधिक मीठा शर्करा तो फ्रक्टोस होता है। कौन सा होता है भाई? फ्रक्टोस जो होता है सर्वाधिक, क्या होता है ये? फ्रक्टोस जो होता है मीठा शर्करा है फ्रक्टोस। ठीक है, सर्वाधिक मीठा शर्करा फ्रक्टोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टाइरड से संबंधित है? तो विटामिन डी होता है। कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्टाइरड से संबंधित कौन है? विटामिन डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनता है? तो विटामिन जो है शरीर में नहीं बनता है, और सब बनता है, एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोनी सब बनता है, लेकिन विटामिन हम लोग कुछ खाते हैं ना, तो उससे हमें विटामिन प्राप्त होता है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पीवीसी की बात कर रहे हैं ना, तो पीवीसी की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पीवीसी की यहाँ पे बात किया जा रहा है। पीवीसी एकलक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CH3 डबल बाउंड CH सिंगल बाउंड Cl। अगला क्वेश्चन, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंधकीकरण। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक कौन है भाई? तो नाइलन 6 होता है। कौन सा होता है? नाइलन 6। ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो मीठा अभिकर्ता की बात कर रहा है इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एस्पार्टेम। अगला सवाल, बेरियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपशामक के रूप में। किसके रूप में? उपशामक के रूप में। रासायनिक रूप से एस्प्रीन निम्नलिखित में क्या है? क्या है? एस्प्रीन जो होता है दोस्तों निम्नलिखित में क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एस्प्रीन की बात कर रहा है ना, तो एस्प्रीन जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? ठीक है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में जो होता है दोस्तों फिनॉल का उपयोग होता है। किसका उपयोग? फिनॉल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसमें क्रियाशील समूह उपस्थित है? तो ये कीटोन का बता रहा है, कीटोन में होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? कीटोन में। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एल्कोहल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये टर्शियरी एल्कोहल है। तो दोस्तों हमने नेट पे जारी इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट था ना, मॉडल सेट, उसका ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताया। ठीक है, यदि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। मैं हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करके लेकर आऊँगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस मेरे साथ बने रहना है। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है।